गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हम सफ़र एकेडमी पर। आज हम लोग फिर से 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। पैरामेडिकल नर्सिंग का कोर्स हम लोग प्रीवियस ईयर इस पे करते हुए चलेंगे। मोस्ट MCQ चलेंगे, आपके विगत परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी लोग जुड़ जाएं। 1 बाई 1 करके क्वेश्चन हम लोग देखते हुए चलेंगे, आप लोग समझते हुए चलेंगे। टाइम देंगे आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करते हुए आप लोग क्वेश्चन को चलेंगे, बाद में नोट करते रहिएगा। पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इथेनॉल व्यंजक चूर्ण से क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त अभिक्रिया है। तो जब इथेनॉल और व्यंजक चूर्ण से जब क्लोरोफॉर्म बनाते हैं तो उसमें कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त होती है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं इथेनॉल। इथेनॉल यानी कि CH3 CH2OH। और अगर व्यंजक चूर्ण की बात करें तो इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। से क्लोरोफॉर्म हमें बनाना है तो सर्वप्रथम क्या होता है कि CaOCl2 जल अपघटित होकर यह CaOH के ट्वाइस में परिवर्तित हो जाता है। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना हुआ है यहां पर, यानी कि पहली अभिक्रिया आपके साथ निकल कर आई कौन सी, H2O हो गया, यानी कि जल अपघटन की क्रिया इसके अंदर सम्मिलित है। अब यहां से इसको बैलेंस करेंगे, सॉरी यहां पे H2O नहीं, बैलेंस करेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा, प्लस Cl2 निकलेगा। अब यहां जो Cl2 निकलेगा वो Cl2 इससे रिएक्शन करके इसको ऑक्सीडाइज करेगा। यह 2H और 2Cl के साथ यहां से 2HCl माइनस हो जाएगा और यह CH3CHO में चेंज हो जाएगा, यानी कि यह ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी हो गई क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो गया। और साथ साथ में क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन हुई तो क्लोरीनेशन भी सम्मिलित है, यानी कि ऑक्सीडेशन, क्लोरीनेशन और हाइड्रोलाइसिस तीनों ही रिएक्शन इसमें सम्मिलित हुई हैं। अतः यह अभिक्रिया तीनों को कंसीडर कर रही है, ऑक्सीडेशन, क्लोरीनेशन, हाइड्रोलाइसिस को। तो आंसर अपना कौन सा सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्लियर है। देख लीजिए, रिएक्शन को लिख लीजिए, इसको और कंप्लीट करिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ऊर्ध्वपातन विधि निम्न में से किससे पृथक्करण में प्रयुक्त होती है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि ऊर्ध्वपातन विधि निम्न में से किसके पृथक्करण में प्रयुक्त नहीं होती है, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, कपूर या यूरिया। तो ऊर्ध्वपातन विधि क्या है, जब किसी चीज को गर्म करते हैं, जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो वह सीधा गैस अवस्था में बदल जाए, यानी कि बाष्प में बदल जाए या गैस अवस्था में बदल जाए तो वो क्या होता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातक होते हैं। एक शब्द है, एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं, अनेक आय। अब इसमें क्या है, आ का मतलब है अमोनियम क्लोराइड, ना का मतलब आप लिख सकते हैं नेफ्थलीन, का मतलब है कपूर, आ का मतलब है आयोडीन और ए का मतलब है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। तो ये सभी पदार्थ ऐसे हैं जो ऊर्ध्वपातक होते हैं, यानी कि आप जिनको गर्म करेंगे ये सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाएंगे। नेफ्थलीन भी बदल जाएगा, बेंजोइक एसिड भी बदल जाएगा, कैम्फर भी बदल जाएगा। कौन सा नहीं बदलेगा, यूरिया, यानी कि ये यूरिया को शुद्ध करने की विधि नहीं हुई है, इससे आप पृथक नहीं कर सकते। तो दूसरे का आंसर क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी नहीं है, मतलब जिसे अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेथेन सबसे पहले का दहन लिखा हुआ है, तो CH4 किसी, आप जानते हैं किसी भी चीज का दहन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करनी पड़ेगी। हाइड्रोकार्बन दहन करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं तथा
इसके साथ कुछ ऊष्मा जो है वो उत्सर्जित होती है, समथिंग 892 किलोजूल के लगभग। और बाकी की इन अभिक्रियाओं को होने के लिए, यानी ईथेन से सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में चेंज करना है, बी हाइड्रोजनीकरण H को निकालना है, इसमें रिलीज होती है। ग्रेफाइट से हीरे में परिवर्तित इसमें भी निकलती है। तो उनका ऊष्मा शोषी नहीं है, यानी कि ऊष्मा के शोषण, यानी कि रिएक्शन को होने के लिए ऊष्मा की जरूरत नहीं होती है, तो इसमें रिलीज होती है, बाकी के सब में जरूरत होती है। इसलिए आंसर क्या सही हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोलाइडी विलयन पर आवेश समाप्त करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। फटाफट आप लोग आंसर करिए, क्या करते हैं? कोलाइडी विलयन पर आवेश समाप्त करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो किसको प्रयुक्त करते हैं? जिससे कि उनके ऊपर जो चार्ज है, आवेश है, वो समाप्त हो जाए। विद्युत अनपघट, विद्युत अपघट, कार्बनिक यौगिक या उपयुक्त सभी। तो क्या मिला दिया जाए? सुनिए जरा, कोलाइडी विलयन के साथ, यानी कि कोलाइडी विलयन को सॉल भी कहा जाता है। तो सॉल में जब आप इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं तो यह क्या होता है? कोगुलेट हो जाता है। इसको कहते हैं स्कंदन, यानी कि वो बैठ जाता है, यानी विपरीत आवेशित कण एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्कंदन। तो क्या मिला देते हैं? विद्युत अपघट, कोई एक इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं। विद्युत अपघट किसको बोला जाता है? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उनको आप विद्युत अपघट कहते हैं। तो सॉल के साथ, यानी कि कोलाइडी विलयन के साथ जब आप एक विद्युत अपघट मिला देंगे तो वह स्कंदित हो जाएगी, यानी विपरीत आवेशित आयंस जो हैं वो रिड्यूस होकर नीचे बैठ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप समझ रहे होंगे, ये सॉल्यूशन से है। इन्होंने पूछा है मोलिलिटी क्या है? यह एक सांद्रता को व्यक्त करने का एक टर्म है, एक पद है। उन्होंने पूछा है कि 100 ग्राम विलायक को जब लिया जाए, 100 ग्राम विलायक में यूरिया के 1/10 मोल घुले हुए हों तो मोललता कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेटा फॉर्मूला। मोलिलिटी निकालने के लिए, मोललता जब निकालते हैं तो लिखते हैं मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान किसके अंदर? केजी के अंदर, किलोग्राम में लेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? मास अपॉन मोलर मास, यानी कि मोलों की संख्या निकालने के लिए भार बटे अणुभार आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि उसने तो डायरेक्ट यहाँ मोलों की संख्या दे रखी है, तो हमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा रख देंगे 1/10। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में रखा है, लेकिन उसने ग्राम में दिया है, इसको किलोग्राम में करना है। क्या लिखेंगे? 100/1000, जिससे क्या होगा? ये केजी में चेंज हो जाएगा। जब इसको इससे कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10, और 1/10 हो गया इसका केजी में भार, और ये मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? टोटल 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे? मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किसके अंदर? केजी के अंदर। तो क्या बन जाएगा? 1 हो जाएगा अपना आंसर। यह किससे? अब देखिए यहीं पे अगर मोललता नहीं पूछता, अगर मोलरता पूछता तो यहां क्या लिख देते? विलयन का भार। ठीक है, वह लिखते लीटर के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण अकेला कारक जिस पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। वैसे तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति, प्रकृति और जो सरफेस एरिया है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लेकिन उन्होंने पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण अकेला कारक बताना है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस कोई भी रिएक्शन की रेट है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसका नेचर कैसा है, यानी कि वह सॉलिड के अंदर दिया हुआ है या लिक्विड के अंदर दिया हुआ है या कोई भी पदार्थ गैस के अंदर दिया हुआ है, इस चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे जल्दी रिएक्शंस जो हैं वो गैसियस की हो जाती है, फिर उसके बाद लिक्विड की और सॉलिड की थोड़ा सा धीरे होते हैं। तो किसी भी पदार्थ की जो अभिकारक होता है उसका जो नेचर है वह डिपेंड करेगा कि वो रिएक्शन फास्ट होगी या स्लोअर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़िए फटाफट। क्या कह रहे हैं? फेरिक क्लोराइड। क्या लिखोगे? कैसे जानते हैं? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर के फेरस क्लोराइड है या फेरिक क्लोराइड है। देखिए हम लिखते हैं इसके ऊपर फेरस, तो याद रखिएगा जहां वैलेंसी कम हो वहां पे अस, और जहां वैलेंसी मैक्सिमम हो वहां पर इक वर्ड लगा होगा, यानी कि फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला FeCl3 और फेरस क्लोराइड को FeCl2 लिखा जाएगा।
अब देखिए का विलयन होता है, इसका सॉल्यूशन कैसे बनाओगे सर? इसको जल के अंदर घोल दिया जाए। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लेंगे, हमने ले लिया 3H2O, जिससे क्या होगा कि FeOH के थ्राइस में प्लस 3HCl के अंदर टूट जाएगा। तो जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर कंटेंट एसिड का जाता होगा। यानी कि इन दोनों की अगर बात करें तो ये बेस जो है यानी कि क्षार जो है वो कमजोर है, वीक है, यह कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका विलयन जो बनेगा वो अम्लीय बनेगा, याद रखेंगे। इसी तरीके से निकाला जाता है। जैसे एक छोटा उदाहरण आपसे कह देगा कैल्शियम का ऑक्साइड है, इसका जलीय विलयन बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? CaO को जैसे ही H2O के साथ जोड़ेंगे तो जो बना हुआ पदार्थ है CaOH का ट्वाइस बनाएगा। क्या बनाएगा? बेस। यानी कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा? नेचर में बेसिक होगा। इसी तरीके से देखेंगे किसी भी विलयन को अगर आपको निकालना है तो उसको आप हाइड्रोलाइज करा देंगे और उससे क्लियर हो जाएगी बात कि आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी लवण की जल में विलेयता यानी कि कोई भी साल्ट अगर घोला जाए तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? चूंकि यहाँ पे केवल टेम्परेचर के फैक्टर दिए हुए हैं, तो ताप बढ़ने से बढ़ता है, सही बात है। ताप बढ़ने से घटता है, हाँ कभी कभी ये भी होता है। तीसरा ऑप्शन है कि ताप बढ़ने से घट या बढ़ सकते हैं। यह बात प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इसमें एक एक ऑप्शन दे रखा है कि ताप बढ़ाने से बढ़ती है तो कभी कभी घट भी जाती है। अलग अलग प्रकार के साल्ट होते हैं, यानी कि अवक्रियाएं ऊष्मा शोषी होती हैं, ऊष्मा छेपी होती हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ को घुलने के लिए कभी कभी ऊष्मा की जरूरत होती है तो कभी वो हीट रिलीज भी करते हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन आप क्वेश्चन का इसी तरीके से दे सकते हैं कि ताप बढ़ने से घट या बढ़ सकती है, दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपको साल्ट कौन सा दिया हुआ है। और इसके अलावा जल की विलेयता को हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से भी पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि वो KSP के फॉर्म में होता है। वो थोड़ा सा और अंदर की बात है, यहाँ जरूरी नहीं है, केवल टेम्परेचर पे इफेक्ट पूछा है तो घट या बढ़ सकती है। इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। न्यून का मतलब है डिफिशियंसी, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी किसके पास है, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन आपके सामने, कार्बन की वैलेंसी है 4, इसके आउटर सेल में 4 रखे हुए हैं, इसके साथ 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, यानी कि यह एक एक इलेक्ट्रॉन अगर लेकर आते हैं सभी, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ये इससे जुड़ के 8 बनाएगा, ये 8 बनाएगा, ये भी 8 बनाएगा, यानी कि इन सबके ऑक्टेट कंप्लीट है और यह इसके साथ भी कंप्लीट करेगा। तो इसी तरीके से किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। बोरान का परमाणु क्रमांक 5, पहली कक्ष में 2, दूसरी कक्ष में 3 और 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो टोटल आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई है 6। होना क्या चाहिए? 8। यहाँ सिलिकॉन के वैलेंसी सेल में 4 क्लोरीन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 8। यहाँ पर कितने? 5 और 5 10। यह क्या होता है, आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखी होगी कि यह क्या करते हैं, सिंगल के साथ इस तरीके से सिंगल कोऑर्डिनेटेड बनाते हैं, बाकी के 3 इस तरीके से, नहीं तो ऑक्टेट को कंप्लीट पूरा नहीं करेगा, ये ज़्यादा निकल जाएगा। तो आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन न्यून जिसमें कमी है वो ये है, अधिकता वाला ये हो जाएगा जिसमें 10 है, लेकिन ये बनता नहीं है। खैर क्या है, तो 6 वाला आंसर सही हो जाएगा। यानी BCl3 एक आपके पास ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह यौगिक जो इथेनॉल में विलय है। इथेनॉल क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जब कभी भी आपसे विलेयता की बात पूछी जाए बच्चों, हमेशा याद रखेंगे लाइक डिसॉल्व लाइक। ये लाइक डिसॉल्व लाइक क्या है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायक में और अकार्बनिक अकार्बनिक के अंदर घुलेगा। इसलिए ऑर्गेनिक में हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक साल्ट कौन सा है, लेकिन यहाँ तो सभी इनऑर्गेनिक साल्ट्स लिखे हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर क्या बात आती है, अपने पास हम लोगों ने पढ़ रखा है, एक रूल आता है जिसको हम लोग कहते हैं फजांस रूल। यह क्या बताता है कि कोई भी आयनिक जो यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है, वो कब कोवैलेंट यानी कि सहसंयोजी के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो कैटाइन साइज में छोटा होना चाहिए, जितना ज़्यादा साइज में छोटा होगा, एनाइन बड़ा होगा, वह आयनिक यौगिक उतने ही ज़्यादा सहसंयोजी के गुण
रखेगा, यानी कि सिंगल बॉन्डेड कैरेक्टर आयनिक छोड़ के क्या आ जाएंगे, सिंगल बॉन्डेड कैरेक्टर आ जाएंगे। तो ऑर्गेनिक यानी कि सहसंयोजी यौगिकों में सिंगल बॉन्डेड होते हैं, ऑर्गेनिक भी सिंगल डबल बॉन्डेड होते हैं। तो यह ऑर्गेनिक की तरह बिहेव करेगा, यानी कि लाइक डिसॉल्व लाइक वाली कंडीशन को LiCl फॉलो करेगा। इसलिए इथेनॉल जो है वह LiCl को घोलेगा, उसके अंदर LiCl घुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, N2 सिंगल पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यह क्वेश्चन है आपके MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। N2 N में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, N2 लिखा है 7 7 14 इलेक्ट्रॉन और एक डोनेट करने के बाद 13 इलेक्ट्रॉन। एनर्जी डायग्राम हम लोग बनाएंगे। जब ऊर्जा स्तर आरेख बनाते हैं N2 के लिए तो इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार भरा जाएगा और उसमें देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और कितने अनपेयर्ड हैं। इस तरीके से हम लोग व्याख्या कर पाएंगे। तो यहाँ आपके बॉन्डिंग, यह है आपके एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें एंटी बॉन्डिंग भरे जाएंगे। चलिए यहाँ नाइट्रोजन का एटम लिखेंगे जिसमें 7, यहाँ नाइट्रोजन का एटम लिखेंगे जिसमें 7। टोटल है अपने पास 14 इलेक्ट्रॉन। तो एक कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 भर सकते हैं। चलिए भरते हुए चलते हैं। कितने बोले हैं, 13 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। तो एक जो ऐसा है जिसका पेयर नहीं बना है, तो अपना आंसर क्या सही हो जाएगा, यानी कि जिसका पेयर नहीं बना है। क्या पूछा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई होगी बात। N2 के लिए और N2 से ऊपर के लिए ऊर्जा स्तर आरेख थोड़ा सा बदल जाता है। यह आप लोग MOT में देखेंगे, जब अलग से लेक्चर लेंगे तो इस चीज को वहां क्लियर करेंगे। चूंकि यहाँ अलग अलग जगह से 30 क्वेश्चन उठाए हैं टोटल केमिस्ट्री से, आपके प्रैक्टिस सेट से, ऐसे ही आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। एक कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक जो ऑर्बिटल बनता है उसमें मान लीजिए मैंने P उठा लिया, तो Px, Py, Pz 3 आपके पास ऑर्बिटल होंगे। तो एक ऑर्बिटल के अंदर, एक कक्षक के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, आप सभी जानते हैं। एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों की स्पिन जो है वो कैसी होगी, अपोजिट होगी। दोनों ही इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण कर रहे होंगे। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा सही, सेकंड। प्रेशर कुकर खाना पकाने में समय घट जाता है, क्यों? अगर प्रेशर कुकर से खाना अगर बनाया जाए, क्यों घट जाता है? क्या ऊष्मा समान रूप से वितरित होती है, या उच्च दाब भोजन को गला देता है, या अंदर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, या उच्च ज्वाला प्रयुक्त होती है? नहीं, आप और किसी भी जगह पे बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। ऊष्मा समान रूप से वितरित होती है, नहीं। अब इन दोनों में से बात हो सकती है। क्या कह रहे हैं कि उच्च दाब, क्योंकि केवल दाब की बात नहीं हो रही, क्योंकि टेम्परेचर भी आप उसके अंदर दे रहे हैं और आपने उसको बंद कर रखा है। तो जो जब बंद कर देते हैं तो उस पात्र के अंदर जो जल का क्वथनांक है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। और जल के क्वथनांक के बढ़ जाने से वो चीज जल्दी क्या होती है, पक जाती है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, CrO5 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से है। कैसे निकालते हैं? जिसका निकालना होता है उसकी x मानते हैं। 5 इंटू ऑक्सीजन पे -2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगी, 10। क्या ये संभव है? नहीं। किसी भी तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वह किसके बराबर होगी, हमेशा समूह संख्या के बराबर होगी, उससे कभी ज्यादा नहीं हो सकती। तो ग्रुप नंबर समूह संख्या से ज्यादा नहीं होगी, तो किस ग्रुप से है? अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 4s2 3d4 आता है, यानी कि 4O2 6। समूह संख्या कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन के बाद जब लिखते हैं तो यह कॉन्फ़िगरेशन आता है 4s2 3d4, यानी कि समूह संख्या हो गई आपकी 6। ऑक्सीडेशन भी मैक्सिमम जो आएगी वो 6 आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो अभी प्रश्न ये आता है कि 6 कैसे आएगी? तो वो हमेशा जब कभी भी ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर से ज़्यादा बने तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसका आंसर सही होगा। ये एक ट्रिक हो गई निकालने की, लेकिन वह चीज़ डिपेंड करेगी, हमेशा याद रखिएगा किस चीज़ पे, स्ट्रक्चर पे।
ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बनेगी, इसकी होती है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, ऑक्सी लिंकेज होती है। तो मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 बंध बनाता है टोटल। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 6। याद रखिएगा हमेशा कभी भी उसके समूह संख्या से ज्यादा नहीं आएगी। जैसे सल्फर का 16 होता है, 2 8 6, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी 6 से ज्यादा नहीं आएगी, उसकी समूह संख्या से ज्यादा नहीं आएगी। जैसा कि यहाँ 10 दिख रहा था, तो 10 नहीं होगी। क्या होगा इसमें ऑक्सी लिंकेज भी, ये जो लिखे हुए हैं ऑक्सीजन कैसे हैं, यह -1 में और यह -2 में है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन 5 में से एक ऑक्सीजन -2 का होगा, बाकी के -4 के होंगे। तो -4 और -2 कितना हो गया, 6। तो टोटल कितनी आएगी, +6। इस तरीके से ऑक्सीडेशन निकालनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कैथोड, कैथोड बना होता है बेटा कार्बन की रॉड का, और जो एनोड है वह बना होता है आपका जिंक की रॉड का। यह याद रखेंगे, यह एनोड का और यह कैथोड कार्बन की छड़ के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मोल C2H5OH वायु की अधिकता में जलकर कितने ग्राम CO2 बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वायु की अधिकता में, तो C2H5OH प्लस O2, यानी कि एल्कोहल जब जलेगा, यह क्या है, एल्कोहल क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर हाइड्रोजन कार्बन प्रेजेंट है। तो यह दहन करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। बैलेंस करिए, यहाँ कार्बन की संख्या 2 है तो 2 हो गए, यानी कि 1 मोल जो आपका एल्कोहल है वह 2 मोल CO2 के बनाता है। क्लियर हुई बात। अब वो कह रहा है कि 2 मोल लेने हैं, तो जब 2 मोल लेंगे तो यहाँ कितने बनेंगे, 4 मोल। और 1 मोल का द्रव्यमान कितना है CO2 का, कार्बन का 12 होता है, 16 16 32 हो गए, 32 12 44, यानी 1 मोल का 44 है, तो 4 मोल का 44 गुणे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 176 ग्राम। बात क्लियर हुई। 1 मोल जो है 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनाता है, तो 2 मोल एल्कोहल 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनाएंगे, जिसमें 1 मोल CO2 का भार 44 है, 44 ग्राम है, तो 4 का 176 ग्राम हो गया। तो 176 ग्राम अपना आंसर कहाँ है, डी ऑप्शन में। क्लियर हुई बात, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। सांद्रता दी हुई है, आप जानते हैं मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी और परसेंटेज के टर्म में कंसंट्रेशन से लिखी जाते हैं। तो यहाँ 2N सांद्रता वाला N2CO3 के 5 लीटर जब घोले जाएं तो कितने ग्राम की जरूरत होगी, यह पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी, यानी कि नॉर्मलता इक्वल टू ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन, ठीक है, किसके अंदर लिखेंगे, लीटर में। अब यह ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, भार बटे तुल्यांकी भार से बटे बिलियन का आयतन V लिख देंगे, यहाँ N। चलिए पुट करते हैं, 2N सांद्रता का दिया है, N की जगह पे 2 रखेंगे, कितने ग्राम कितनी मात्रा की जरूरत होगी, W को ऐसे ही रखेंगे। तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, अम्ल का हो तो क्षारकता से भाग लगाते हैं, अगर क्षार हो तो अम्लता से भाग लगाते हैं। यहाँ आपका लवण दिया हुआ है, तो कितने विपरीत आवेशित आयन है उसी से डिवाइड करेंगे। तो टोटल निकालते हैं, पहले भार Na2CO3 का 23 होता है, भार सोडियम का 2 सोडियम है, 1 कार्बन है, प्लस 3 गुणे 16, 48 प्लस 12 प्लस 46, अगर टोटल जोड़ेंगे तो हो गया 106। कितने से डिवाइड करेंगे, विपरीत आवेशित आयन सोडियम 1 पॉजिटिव है, 2 है, तो 2 से डिवाइड जब करेंगे तो 53 आ जाएगा, यानी कि यहाँ इक्विवेलेंट वेट में 53 या लिखा जाएगा। और कह रहे हैं कितना लीटर है, तो क्वेश्चन में दे रखा है 5 लीटर है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो गया, W/53, W इक्वल टू 53 इंटू 10 530, इतने ग्राम हो गया, कितना 530 ग्राम। अपना आंसर इसमें लिखा हुआ है कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
530 ग्राम। क्लियर हुआ? सब लोग नोट कर लीजिए, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु आकार बड़ा होगा? यानी कि एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं, परमाणुविक आकार। तो वो कैसे पता चलता है? जिसमें नंबर ऑफ सेल्स यानी कि कोषों की संख्या, कक्षाओं की संख्या जितनी ज़्यादा है वही उतना बड़ा होगा। हमेशा याद रखिए पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप में, जब कभी भी समूह में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज हमेशा बढ़ता है। तो पहले आता है फ्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35 और आयोडीन 53 होगा। तो सबसे ज्यादा कक्षाएं जिसके अंदर बनेंगी वह अपना आयोडीन हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे? डी आंसर सही हो जाएगा, जिसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर है। एक गैस के द्रवीकरण में सहायक है, यानी कि गैस को क्या करना है? लिक्विफाइड करना है, द्रवीकृत करना है। तो जब कभी भी किसी गैस को द्रव करेंगे तो उसको लिक्विड बनाने के लिए आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी कि हायर प्रेशर जिसमें लिखा हुआ है वो सही है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? लोअर प्रेशर नहीं हो सकता, इसमें प्रेशर की बात दी ही नहीं है। यहाँ उच्च दाब दिया है, यहाँ भी दिया है। तो दो चीजें याद रखेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, प्रेशर को ज्यादा करेंगे, यानी कि LT लोअर टेम्परेचर हायर प्रेशर, LTHP याद रखेंगे लोअर टेम्परेचर हायर प्रेशर। यह कंडीशन क्या है? लिक्विफाइड करने की है कि किसी भी गैस को जब आप द्रवीकृत करेंगे तो उसके लिए टेम्परेचर को लोअर और प्रेशर को हायर रखेंगे तो वह परिवर्तित हो जाएगी। एक जलीय घोल है जिसमें pH और POH अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? आप सभी जानते हैं, किसी भी लिक्विड की, किसी भी एसिड की एसिडिटी को जिस टर्म में प्रदर्शित किया जाता है वह आपका pH है, क्षारकता को POH में करते हैं। तो pH और POH अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो वह pKw यानी कि वाटर के डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर हो जाती है। अगर यह 25 डिग्री सेल्सियस की बात हम लोग करें तो यह pH 10⁻⁻7, हाइड्रोक्साइड 10⁻⁻7, टोटल 10⁻⁻14 के बराबर होता है। तो यहाँ आंसर क्या अपना सही होगा? pKw के बराबर, क्योंकि pH और POH जो है वो है स्केल टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा pKw की वैल्यू घट जाएगी। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, दी गई अभिक्रिया में अणु संख्यता है। अणु संख्यता का मतलब है मॉलिक्यूलरिटी, और सिंपली शब्दों में हम समझ सकते हैं कि अणु संख्यता या मॉलिक्यूलरिटी जो वो क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में निम्नतम अणु जो कम से कम भाग लेते हैं वही संख्या ही आणविकता कहलाती है। तो यहाँ N2O5 के आगे कुछ नहीं लिखा, हमें दिख रहा है कि इसका 1 मोल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? इसमें कुछ नहीं सोचना। जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ जो मॉलिक्यूलरिटी होती है किसी भी रिएक्शन की, उसको आप देखकर बता सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वह कभी भी आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते, वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड की जाती। यह सीधा सा याद करने वाला क्वेश्चन है। एसीटोन का क्वथनांक होता है, सभी जानते होंगे, एसीटोन का क्वथनांक जो है वो 56 डिग्री सेल्सियस होता है। 2-3 क्वथनांक और पढ़ लीजिए। जल का क्वथनांक आप सभी लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, और अगर उसमें अशुद्धि अगर कुछ मिला दी जाती है तो वो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अगर दूध की बात कर लें तो वह 101.4 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, थोड़ा सा क्वथनांक उससे ज़्यादा हो जाता है। तो एसीटोन का क्वथनांक कितना है? 56 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन को नेल पॉलिश रिमूवर भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? CH3COCH3, प्रोपेनॉन इसका आईयूपीएसी नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, डाई एथिल ईथर। एथिल का फॉर्मूला होता है C2H5O, की संरचना निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होती है? तो डाई एथिल ईथर बनाने की क्रिया को विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है। यह संश्लेषित होता है अल्कोहल के द्वारा, जिससे निश्चित होता है कि बाइवैलेंट ऑक्सीजन 2 एल्किल ग्रुप के बीच में उपस्थित है। यह चीज आप विलियमसन सिंथेसिस से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है?
ये सब लोगों को पता होगा। फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए क्या होगा। इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है? इसमें क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दही या दूध के अंदर, आप ऐसे लिख दीजिए दूध के अंदर, ठीक है। साइट्रिक एसिड, नींबू अच्छा सोर्स है। एस्टिक एसिड यानी CH3COOH होता है। आप कह सकते हैं कि विनेगर इसका यानी कि जो सिरका है वह सबसे अच्छा स्रोत है जिसके अंदर आपको एस्टिक एसिड देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्लूकोज को फेलिंग विलयन के साथ जब गर्म करते हैं तो अवक्षेप प्राप्त होता है। फेलिंग सॉल्यूशन से जब रिएक्शन आप कराते हैं तो वहां पे ब्लैक PPT प्राप्त होता है, काला अवक्षेप, जिसको हम लोग सिल्वर मिरर के नाम से जानते हैं। सिल्वर मिरर के नाम से जानते हैं। तो वह क्या बनता है जब रिएक्शन आप कराते हैं तो वह 2Ag के फॉर्म में इस तरीके से बैठ जाता है और यह अवक्षेप जो है वह काले रंग का आता है। किस रंग का आता है? किसकी वजह से आता है? यह फेलिंग विलयन सिंगल बॉन्ड CHO को सिंगल बॉन्ड COOH में चेंज कर देता है। जैसे कैसे लिखते हैं? जो AgO है वह Ag2O के फॉर्म में होता है, वह 2Ag के रूप में चला जाता है और यही ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाती है CHO के अंदर जो COOH में चेंज कर देती। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में गैमक्सीन का नाम नहीं है। गैमक्सीन को बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहा जाता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड में 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरीन होते हैं, इसलिए इसको 666 भी कहा जाता है। और इसे इटली में लिंडेन के नाम से भी जानते हैं। तो DDT है वह एक कीटनाशक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो ईथेन। यह एक दूसरा कीटनाशी है। उन्होंने पूछा है कि नहीं है तो यह गैमक्सीन नहीं है, एक दूसरा कीटनाशी है, यानी इसका आंसर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, प्राथमिक एमीन यानी कि सिंगल बॉन्ड NH2, द्वितीयक एमीन डबल बॉन्ड से NH में विभेदित करने वाला अभिकर्मक है। कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो दोनों को विभेदित कर पाता है? तो जो HNO2 है, दोनों के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो एक के साथ लाल अवक्षेप और एक के साथ नीला आता है, तो एक के साथ स्यूडोनाइट्रॉल बनता है, यानी कि HNO2 से जब रिएक्शन करते हैं तो वह प्राथमिक और द्वितीयक में विभेद कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, कोलाइडी विलयनों का अवक्षेप। अभी क्वेश्चन आ चुका है, जब उसमें विद्युत अपघट्ट मिला दिया जाता है तो विद्युत अपघट्ट मिला देने से उसका अवक्षेपण हो जाता है, उस घटना को स्कंदन कहा जाता है। कोलाइडी विलयन में क्या कहते हैं? स्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं बनाती है? किसका उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं बनता है? इसका उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं बनता है एल्यूमिनियम, टिन और जिंक, ये तीनों ही उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। उभयधर्मी का मतलब क्या है? यानी कि जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय पदार्थ है, नॉन क्रिस्टलाइन है? तो आप बताइए, जिसकी संरचना निश्चित नहीं होती है वो अक्रिस्टलीय होते हैं। तो इसमें गिलास यानी कि जो कांच है उसकी संरचना निश्चित नहीं होती है, वह अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास के लिए 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और डेली ही आपको 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। कल फिर समय से उपस्थित होंगे 8 बजे आप सभी के साथ 30 नए क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।